हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 का पार्ट 1A पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट 1A 2019 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, तो बिहार जुडिशरी के लिए ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम केवल पार्ट 1A के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट ही आपका 2019 अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, तो इसको हमारा यहाँ पे जो टारगेट होगा सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा हमें। ठीक है, आपको पहले इतना समझना होगा, आपको ये याद करना होगा कि कौन सा एक नया पार्ट जो है 2019 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो आपको पार्ट 1A याद होना होगा, उस पार्ट का नाम यानी कि आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नाम है। इसमें टोटल आपके सेक्शन जितने ऐड किए गए हैं वो हैं 43A, 43B, 43C, D, E, F, G, H से ले और मतलब टोटल आपके 43M तक हैं। ठीक है, 43A से लेके 43M तक आपके टोटल सेक्शन हैं जो आपके पूरे 2019 अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 43A जो है आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन ऑफ इंडिया का जो सेक्शन नंबर 43A है वो डिफ़ाइन करता है कुछ टर्म्स को, जैसे कि चेयरपर्सन के बारे में बताता है। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि जो 43C में दिया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। काउंसिल का मतलब होता है जो सेक्शन 43B में हो। मेंबर का मतलब होता है मेंबर ऑफ द काउंसिल, और यहाँ चेयरपर्सन भी आएगा। ठीक है, 43B बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन देने के बाद। तो आपको ये याद रखना है कि आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, जो एक नॉर्मल सी बात है। हेड ऑफिस इसका आपको याद रखना है दिल्ली में होगा। ठीक है, इसका हेड ऑफिस जो है दिल्ली में होगा। और यहाँ पे अगर काउंसिल चाहे, जो काउंसिल्स के मेंबर्स हैं वो सब मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के साथ इस जगह को बदल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल रूल ये है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो आपका दिल्ली में होगा। 43C में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जो कॉम्पोजिशन है, इसमें आपको ये याद रखना है कि एक चेयरपर्सन होंगे, दो, आप चाहो तो इसे नोट करते चलो, एक चेयरपर्सन होंगे, दो परमानेंट मेंबर होंगे, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और एक पार्ट टाइम मेंबर होंगे। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, एक चेयरपर्सन होंगे, 2 परमानेंट मेंबर होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। अब आपको इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है क्लॉज 2। क्लॉज 2 के हिसाब से जो भी आपके मेंबर्स होंगे, ठीक है, यानी कि चेयरपर्सन, परमानेंट मेंबर और जो भी आपके मेंबर्स होंगे, यानी यहाँ पे परमानेंट मेंबर की बात कर रहा है और चेयरपर्सन की। क्लॉज 2 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात नहीं कर रहा है। तो क्लॉज 2 के हिसाब से चेयरपर्सन और परमानेंट मेंबर जो हैं उनकी जो आपकी टर्म होगी वो है 3 ईयर्स की होगी। ठीक है, वो 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट होंगे। और यहाँ पे जो चेयरपर्सन होंगे आपके, ठीक है, चेयरपर्सन की जो मैक्सिमम एज होगी, मतलब लाइक वो 70 ईयर्स होगी, और मेंबर्स जो होंगे उनकी 67 होगी। ठीक है, तो अगर आप इसका प्रोवाइजो देखें, प्रोवाइडेड दैट नो चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। 70 ईयर्स एज जो है वो चेयरपर्सन के लिए है, और 67 ईयर्स जो एज है वो मेंबर्स के लिए है। ठीक है, फिर इसमें आपका क्लॉज 4 है कि पार्ट टाइम मेंबर्स जो होंगे वो एंटाइटल्ड होंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए। फिर आपका 43D है जो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल की बात करता है। आपको इसका बस मार्जिनल हेडिंग याद रखना है कि काउंसिल की ड्यूटीज़ किस सेक्शन में दे रखी हैं, तो वो 43D में दे रखी हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है।
क्योंकि कॉमन ड्यूटी है ये सारी, इसमें इतना कुछ ध्यान देने का नहीं है। 43E में बस आपको इतना याद रखना है कि वैकेंसी की बात करता है कि अगर कोई वैकेंसी है, अगर कोई खाली है पद, तो उसकी वजह से काउंसिल की कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिडेट नहीं होगी। 43F इंपॉर्टेंट है, जो रेजिग्नेशन की बात करता है। चेयरपर्सन जो होंगे और जो फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे वो बाय नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन राइटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं कौन? चेयरपर्सन, फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, इस केस में इसका प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है कि जब तक उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और जब तक नए मेंबर्स अपॉइंट नहीं होते हैं वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, until the expiry of the 3 month from the date of the receipt of the such notice। फिर आपका सेक्शन 43G बात करता है रिमूवल ऑफ द मेंबर्स। इसको एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं इसकी। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, रेजिग्नेशन भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और रिमूवल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव a member from his office if he is an undischarged, insolvent or he has engaged at any time except the part-time member during his term of office in any paid employment, has been convicted of an offence which in the opinion of the central government involves moral turpitude or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a member, has so abused his position so to render his continuance in office prejudicial to the public interest or has become physically or mentally incapable of acting as a members। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। 43H बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ इसका मार्जिनल हेडिंग याद रखना है। 43I बात करता है जनरल नॉर्म्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल नॉर्म ये है कि उनको अच्छे से काम करना होगा। नॉर्म्स की जो भी बात है कि यहाँ पे जो भी क्वालिटी कैलिबर्स जो भी आर्बिट्रेटर्स हैं उनके बारे में बात किया गया है। फिर इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सेक्शन 43M। ये सीधा सीधा पूछ सकता है क्योंकि अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये 2019 का अमेंडमेंट है, कोई क्वेश्चन इस पर आया नहीं है, तो मे भी हो सकता है पूछ ले कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस सेक्शन में दे रखा है। तो ये आपको याद रखना होगा, सेक्शन 43M में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे रखा है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल। ओके, तो बेसिकली आपको इस पार्ट में यानी पार्ट 1 जो है आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको सिर्फ सेक्शंस के नाम याद रखने हैं और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए हैं कि उनकी कितने टाइम के लिए वो रहेंगे, कब वैकेंसी का क्या असर होगा, और ये सारी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि 43A से लेके 43M तक आपका 2019 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।